दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स आईएएस स्टूडेंट के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। दोस्तों आईएएस के लिए 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए सलाह दिया जाता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक का स्टूडेंट लगभग 12 से 17 साल तक का होता है। उसके साइकोलॉजी को केंद्र में रख के ये बुक फॉर्मेट किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये बुक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा निर्मित किया गया है, जो खुद 30 साल तक पढ़ाई किए, 30 साल तक पढ़ाई किए हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में बच्चों को 20 साल तक पढ़ाए हैं। तो उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो 12 से 17 साल तक के स्टूडेंट हैं उनको उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो क्या सीख सकते हैं, क्या जानते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो उस पर उसी अनुसार एक कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों जब हमें पढ़ना था तो हमने ठीक से पढ़ा नहीं और हमें पढ़ाया भी नहीं गया। तो अब हम आराम से पढ़ सकते हैं, निश्चय ये बिल्कुल आसानी से हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों बुक पतली होती है, सारी एनसीईआरटी का बुक्स पतली होती हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखी होती हैं। दोस्तों कई बार जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो लगेगा कोई हमें पढ़ा रहा है, इतनी सरल भाषा में लिखी गई होती है और हर जगह उपलब्ध होती है और सस्ती होती है। बेस स्ट्रॉन्ग करने और कंसेप्ट क्लियर करने का बेहतर रिसोर्स है दोस्त, इससे अच्छा कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। दोस्तों जिस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके बेस को मजबूत किया जाता है। सबसे पहले उसको नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाता है ताकि वो जितने भी उस पर भार दिया जाए उसको वो सहन कर सके, उसको वो झेल सके। इसीलिए एक आईएएस तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हमें आईएएस के लिए तो हमें बहुत पढ़ना होता है। तो हमें ज़रूरी होता है कि हमारा बेस स्ट्रांग रहे, तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों एक बार जब बेस स्ट्रांग होने पर कठिन से कठिन टॉपिक्स आप आसानी से पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों अन्य बुक्स को भी सेल्फ से पढ़ने में आसानी होता है। जब हम एक बार कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लेते हैं, एनसीईआरटी को 5 से 10 बार अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हम एनसीईआरटी को भी आसानी से पढ़ लेते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी को शुरू में पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब पढ़ लेते हैं ना 5 से या 10 बार, तो हमें इतना स्ट्रांग बेस कंसेप्ट मजबूत हो जाता है। तो साथ ही हम अन्य बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आईएएस का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप प्रीलिम्स में देख लें तो सीधे आपको वहाँ पे लिखा होता है एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल। उसी तरह मेंस में भी एनसीईआरटी को बेस बनाया गया होता है। सिलेबस के सभी टॉपिक्स पर बेहतर और ऑथेंटिक कंटेंट एनसीईआरटी में मिल जाता है। सिलेबस का कोई टॉपिक्स हो, कल्चरल हिस्ट्री से लेकर के साइंस आईआर तक के सारी टॉपिक्स पे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। कम शब्दों में ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणित जानकारी मिलती है यहाँ से हमें। आप एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ करके उसको 60 नोट्स बना लें। जैसे 100 पेज को 10 पेज में कन्वर्ट कर लें। तो आपने क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया और यही गागर का सागर ले आके मेंस में उलट दीजिए, नंबर मिलेगा ही। प्रीलिम्स एग्जाम के अधिकांश क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को पढ़े रहते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे वहीं से लिए जाते हैं, क्योंकि उसी को बेस बनाया गया है तो वो क्वेश्चन वहाँ से लिया जाता है। तो दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी रामबाड़ा बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्स है, क्योंकि दोस्तों मेंस सिलेबस में हर टॉपिक्स के लिए उचित और मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, डेटा का भरपूर प्रयोग होता है, जिससे हमें कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। और जो अब इस फ्लो चार्ट और इसका हम यूज जब अपने नोट्स में करते हैं और नोट्स के बाद हम जब इसका यूज मेंस की कॉपी में करते हैं, तो दोस्तों मार्क्स पाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ टेबल्स और डेटा को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में प्रयोग किया जाता है, जिसको हमें मेंस में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है और हमें अपने कंसेप्ट बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध को कितनी अच्छे से समझाया गया है कि ये देखिए उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध को यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद शीत कटिबंध है, फिर उसके बाद दक्षिण ध्रुव, उत्तर दक्षिण ध्रुव, कितने अच्छे से यहाँ समझाया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये भारत का भौतिक विभाजन में देखिए यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला है। और फिर उसके बाद जो है कि ये पर्वतीय प्रदेश हैं, फिर उसके बाद ये पठारी प्रदेश हैं, फिर उसके बाद ये मैदानी प्रदेश को कितने अच्छे से, कितने रंगीन तरह से ये समझाया गया। यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं के बारे में कैसे समझाया गया है, कैसे ग्रीष्म ऋतु होता है, फिर कैसे वसंत ऋतु आता है, फिर उसके बाद जो है कि कैसे शीत ऋतु और फिर उसके बाद कैसे शरद ऋतु आता है। इस तरह से इतने अच्छे से हमें समझा दिया गया है, कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझाया गया होता है। इस तरह से जब हम मेंस में यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। दोस्तों इस तरह से हमें देखिए किस तरह से एक चार्ट के थ्रू ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को समझाया गया है। इसे पवन ऊर्जा है, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा के लाभ हानि क्या हैं, फिर परमाणु ऊर्जा, स्थानीय ऊर्जा, बायोगैस। इससे क्या होता है कि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। एग्जाम में हमें वो कंटेंट नहीं याद रहता है जो दिया गया है, जो कंटेक्स्ट लिखा गया है, जो वर्ड लिखे गए हैं वो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें वो भी समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें उससे ज़्यादा समझ में आती हैं। इस तरह के डेटा को दोस्तों हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। कई टॉपर्स इसका हमें सलाह देते हैं, अगर इसी को अगर हमें टेक्स्ट में लिखना रहे तो ये करीब 250-300 शब्दों में जाएगा। ये देखिए 50 से 60 शब्दों में समेट दिया गया है। इस तरह के चार्ट का प्रयोग करने से हमें समय भी बचती है, हम ज़्यादा
कंटेंट भी दे पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कैसे बता दिया गया है। सामान्य बहुमत है, फिर उसके बाद विशेष बहुमत है, फिर उसके बाद विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। इस तरह से संविधान की को अच्छे से समझा दिया गया। इस तरह से आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो नए राज्य के निर्माण के लिए मांग की झड़ी लग गई। जब आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया तो उसके बाद पूरे देश में कैसे राज्यों की मांग जोरों पर होने लगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को किस तरह से समस्याओं को झेलना पड़ा। देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों की डिमांड हो रही है, जो आज भी समस्या बनी हुई है। हालांकि बहुत इसमें सुधार भी हो चुका है, लेकिन इस तरह से कार्टून का देखिए प्रयोग किया गया है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा कंसेप्ट डेवलप हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये पंडित नेहरू जी हैं। ये एडल्ट का वोट, हमारे युवाओं का वोट इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि हमें कुछ इनको दे करके हम इनका वोट ले लें, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे दोस्तों वक्त की बात दिखाया गया है कि 1971 में कांग्रेस पार्टी कितनी पावरफुल थी और विपक्ष के सामने बहुत बौना था, कितना छोटा था। लेकिन एक समय के बाद गठबंधन में देखिए 1999 गठबंधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देखिए ये गठबंधन के थ्रू इतना पावरफुल हो गई और उसके सामने कांग्रेस कितनी बौनी सी लग रही है। इस तरह से हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है। इस इमेज में दोस्तों शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन को दिखाया गया है, किस तरह से विभाजन का दंश इन्होंने झेला है। दोस्तों ये वेस्टर्न कल्चर और जींस जैसे वस्त्रों ने हमारे धोती कपड़ा साड़ी का स्थान ले लिया है और यहाँ पे पेप्सी छाछ और मट्ठा की जगह ले लिया है। यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया जैसे शहर का भारत में भी दिखाई देते हैं इसके नाम। तो यहाँ पे इस तरह से इमेज का प्रयोग करके हमें उदारीकरण को किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे जीवन में अपना अभिन्न अंग बना लिया है, इसके बारे में यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों ये सब फिगर डाल करके हमें एक अच्छा सा कंसेप्ट दिया जाता है। हम और सब भूल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें एक अच्छी सी कंसेप्ट बनती है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। इससे हमारी अच्छी क्लियरिटी भी होती है, हमें अच्छे से समझ में आता है और हमें ये लंबे समय तक याद रहता है। तो आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो मेरे दोस्त। एनसीईआरटी इज बेस्ट रिसोर्स फॉर आईएएस। दोस्तों टेक्स्ट की अपेक्षा जो शब्द लिखे गए होते हैं उसकी अपेक्षा में मैप, फ्लो चार्ट, टेबल, फिगर और कार्टून कहानी के थ्रू जो विषय का जो है समझ हमें क्लियर होती है, बहुत ही अच्छे से हमें कंसेप्ट मिल जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। बहुत ही बड़े बड़े कंसेप्ट को काफ़ी आसानी से समझाया गया है। तो एनसीईआरटी को दोस्त ज़रूर फॉलो करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बाज़ार में मिलने वाली बुक और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर एनसीईआरटी को ही आधार मानते हैं और उन्हें विशेष महत्व देते हैं। आप देखते हैं कि कई सारी बुक्स एनसीईआरटी आधारित, नीचे लिखा रहता है एनसीईआरटी आधारित। एक महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, वहाँ पे एनसीईआरटी आधारित लिखा रहता है। तो बहुत सारे टीचर्स भी कोचिंग के एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बुक्स के प्रत्येक चैप्टर में क्यूआर कोड रहता है, जिसको आप स्कैन करके आप सेल्फ से पढ़ सकते हैं। किसी टीचर की कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। हालांकि दोस्तों अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी को आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको शार्ट में आसानी से लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि आप इसको लेकर पढ़ें तो सबसे बेटर है, अगर यहाँ से भी पढ़ना चाहें तो आपको हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों पुस्तक को खोलने के बाद आपको प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी दिए रहते हैं, जहाँ से प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार दोस्तों प्रीलिम्स से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं और साथ ही इनका मेंस में भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब कई बार हमारे सामने से गुजरेगा तो हमें ये लर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का एक व्यापक रोल को बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। दोस्तों एनसीईआरटी को अपने रिसोर्स में शामिल करके आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें मेरे मित्रों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर आपको बेस्ट गाइडेंस और रिसर्च मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।